A force F is equal to 10 plus 0.5x Newton acts on a particle in x direction where x is in meter. Find the work done by this force during a displacement from x is equal to 0 to x equal to 2. तो स्टूडेंट्स में जो फोर्स हमारे को गिवन है वो वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू वो एक्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो पार्टिकल को मूव करना है डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर 2 तक, यानी कि ऐसा हम सोच सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो पार्टिकल को x इज इक्वल टू 0 से मूव करते हुए x इक्वल टू 2 तक जाना है। इस दौरान हमें फाइंड आउट करना है कि वर्क डन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जब फोर्स वेरिएबल होता है, व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, तो वर्क डन जो है वो इंटीग्रेशन फॉर्मूले से निकलता है। व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल देन वर्क डन को हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स। तो अब जो फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है क्वेश्चन में 10 प्लस 0.5x, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 प्लस 0.5x, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा dx के साथ में। और इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटीग्रेशन 10 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0.5 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके 10 इंटू डी एक्स और 0.5x डी एक्स सेपरेट हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन में लिमिट भी पुट होगी, जो लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से लेकर के 2 तक। तो x की वैल्यू जो है वो 0 से 2 तक जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 अप टू x इक्वल टू 2। सेकेंड पे भी यही लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 तक पार्टिकल जाता है। अब इंटीग्रेशन को फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है उसमें जो 10 कांस्टेंट है वो बाहर निकल आएगा, हमें बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन dx। और उसी प्रकार सेकेंड इंटीग्रेशन में भी जो कांस्टेंट है 0.5 वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स बचेगा। लिमिट वही सेम रहेगी 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक। उसके बाद आगे इंटीग्रेशन और dx कितना होगा हम जानते हैं, वो होता है x, और उसके बाद हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर 2 तक, प्लस 0.5, ये 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं ना, 1/2, और x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम शो करेंगे लिमिट्स 0 से लेकर 2 तक। फर्दर इसको सॉल्व किया जाए। अब ये पहला टर्म तो 10 है, इनटू ये ब्रैकेट में हम कैसे करेंगे, लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे, प्लस अच्छा यहाँ पर ये हाफ है और नीचे 2, ये 2 दोनों मल्टीप्लाई कर देते 1/4, और बाकी बचता है x स्क्वायर। तो लिमिट पहला अपर लिमिट पुट करेंगे यानी कि 2 स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो ये हो गया 10 इंटू 2 20, और प्लस ये 2 स्क्वायर 4 होगा, 4/4 1 आएगा, यानी कि आंसर आ गया 21 जूल्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 21 जूल हो गया है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें, जब भी फोर्स वेरिएबल दिया हो तो हमें इंटीग्रेशन मेथड से ही वर्क डन कैलकुलेशन करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग ए ब्लॉक वेइंग 0.5 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m की वैल्यू इतनी है, तो 0.5 kg क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि जो वैल्यू है m का मास वो है 0.5 kg। अच्छा, इसको हमें ऊपर वर्टिकली ऊपर उठाना है, तो हम इसे अपने हाथ में रख के ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो एक्सटर्नल एजेंट है यानी कि हम इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके ऊपर उठाएंगे, हम बोलते हैं इसको कहते हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जब इसको ऊपर उठाएंगे तो ये बॉडी कितना डिस्टेंस ऊपर जाना चाहिए, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो ये पार्टिकल को कितना डिस्प्लेसमेंट हमने दिया,
वर्टिकली अप डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोला कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग ए ब्लॉक ऑफ वेइंग 0.5 kg, ठीक है, टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना ले गया 20 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या है कि देखो जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं तो ग्रेविटी भी तो ऐड कर रहा है इसके ऊपर ना, नीचे की डायरेक्शन में mg अमाउंट ऑफ फोर्स ग्रेविटेशन का लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इस एक्सटर्नल एजेंट को, इस ब्लॉक को ऊपर उठाना है तो जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है एफ एक्सटर्नल, वो कम से कम mg के बराबर तो होना ही चाहिए, तभी उसको ऊपर उठा पाएगा। ओके, यानी कि हमें mg की इक्वल हमें फोर्स लगानी पड़ेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, एक और बात ध्यान देने की, ये कांस्टेंट फोर्स है। पिछले क्वेश्चन में तो फोर्स वेरिएबल था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन डायरेक्टली हम कह सकते हैं वर्क डन वो डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या अदरवाइज हम चाहें तो इसको पूरा डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं एफ डॉट एस, ठीक है। और एफ डॉट एस का मतलब हो गया एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा मतलब कि थीटा क्या एंगल होता है, वो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि जो हमारा फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट एच वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, एक्सटर्नल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट एच दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमारा जो एंगल वो थीटा होगा 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि इसका कॉस कितना होगा, कॉस 0 होता है 1 + 1। ओके, तो अब हमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है, एफ एक्सटर्नल, ये की वैल्यू है इक्वल टू mg, और जो डिस्प्लेसमेंट वो है हाइट h, और कॉस 0 बन जाएगा 1, कॉस थीटा एंड कॉस 0 1 हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, मास है 0.5 kg, जी के वैल्यू हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h जो है वो 20 सेंटीमीटर है। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सारा डेटा SI यूनिट में पुट करेंगे, तो जो हाइट गिवन है क्वेश्चन में, हाइट 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो सेंटीमीटर होता है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 20 × 10⁻²। तब ये आंसर SI यूनिट में आएगा। जब हम सारा डेटा SI यूनिट में पुट करेंगे तो फाइनल आंसर भी SI यूनिट में जूल में आएगा, ठीक है, जूल। इसको सेपरेट कर देते इधर। तो फाइनली हम देखते हैं कितना आंसर आएगा। 0.5 मतलब होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा 100 × 10⁻², यानी कि 1 जूल आंसर होगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, a force of 5 Newton is applied on it. Calculate the work done in the first second. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मास 20 kg का है, रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है F = 5 न्यूटन। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की तो 0 है, v0 = 0, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा ना। जैसे मान लो फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसी फ्लोर पे ऐसे मूव करते हुए आगे तक जाएगा। तो इसमें बोला है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, मतलब कि 1 सेकेंड के बाद ये जो मास 20 kg वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। फोर्स देखो यहाँ कांस्टेंट ही है, इसमें भी फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन डायरेक्टली होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F.S। अच्छा, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का जो वेक्टर है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन में कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो F.S बन जाएगा Fs cos थीटा, लेकिन क्लियरली हम समझ सकते हैं कि जो थीटा एंगल है, फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो थीटा जो है वो 0 डिग्री है, यानी cos 0 1 हो जाएगा, यानी हमें सिर्फ यहाँ मिलेगा F × S और इंटू 1। अच्छा, फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, लेकिन S मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में, 1 सेकेंड में। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S = ut + ½ AT²। ओके,
अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे था पहले, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये बन जाता है एफ टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। वो यहाँ पुट कर देते हैं, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया एफ टी स्क्वायर बाई 2m, यानी कि वर्क डन का एक्सप्रेशन हमें मिल गया एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, टाइम 1 सेकेंड बोला है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, और डिवाइड बाई 2 इंटू मास, मास दिया है इसके अंदर 20 kg। तो आंसर हमारा निकलेगा 25 डिवाइड बाई 40, या फिर हम एक काम करते हैं, पहले 5 से कट कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 5 डिवाइड बाई 8 जूल्स। 5 डिवाइड बाई 8 जूल्स, ये हो गया आंसर। डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ। A spring of force constant 100 Newton per meter is stretched up to 5 centimeter. Find the work done. इसमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है पहले, तो इनिशियली तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, और इसको स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से हम इसको खींच के लंबा कर देते हैं। कितना लंबा कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग का जो ये जो इसका इलोंगेशन है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि डेल्टा एक्स यानी कि स्प्रिंग का इलोंगेशन वो 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमने एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया होगा, यहाँ पर हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल। ठीक है, ये फोर्स लगा करके ये काम किया गया है। ठीक है, अच्छा, तो फोर्स कांस्टेंट भी दे रखा है, k इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, k इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या हम वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं क्या, फोर्स तो पता ही नहीं। एक्चुअली में जब हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं तो फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स होता है, कांस्टेंट नहीं हो सकता वो, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे राइट साइड में तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ में, स्प्रिंग हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, और जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो उसकी वैल्यू होती है k इंटू एक्स, यानी कि जितना इलोंगेशन उसके प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो जैसे जैसे स्प्रिंग का लेंथ बढ़ते जा रहा है, स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स वो भी बढ़ते जा रहा है। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है उसको भी हमें साथ में इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम स्प्रिंग को इलोंगेट कर पाएंगे। तो स्प्रिंग के केस में फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, फोर्स इज नॉट ए कांस्टेंट, इट्स ए वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स में तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें इंटीग्रेशन मेथड से वर्क डन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टू इलोंगेट द स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को इलोंगेशन करेंगे, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास है लेकिन कॉन्सेप्ट से मैं समझाता हूं। टू इलोंगेट द स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल एजेंट है एफ एक्सटर्नल, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स जो लगाना पड़ेगा राइट साइड पुल करने के लिए वो एग्जैक्टली इस स्प्रिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, तभी हम स्प्रिंग को पुल कर पाएंगे। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब स्प्रिंग का इलोंगेशन x है तो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स जो है k इंटू एक्स होगा, तो हमें भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम स्प्रिंग को पुल कर पाएंगे। इसका मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है। ओके, अब हमें वर्क डन निकालना है, किसके द्वारा किया गया वर्क डन, जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना हमें। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, अच्छा क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है इसलिए हमें इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट इनटू dx। ठीक है, अच्छा अब एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स k इंटू एक्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे k इंटू एक्स इंटू dx। अच्छा, एक और बात देखने की यहाँ पे है कि जो डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है, और जो स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो भी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, है ना, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं, k तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx।
और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स कितना होता है x²/2, लेकिन लिमिट भी पुट कर ले इंटीग्रेशन पे। लिमिट क्या होगा हमारा, देखो इनिशियल जो इलोंगेशन स्प्रिंग का था वो 0 था, और लास्टली वो हो जाता है डेल्टा एक्स जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 0 से लेकर डेल्टा एक्स तक। तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा x²/2, और इसमें हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 से लेकर डेल्टा एक्स तक, 0 से डेल्टा एक्स। तो फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है वर्क डन का, हाफ के इंटू, अब इस ब्रैकेट ये हाफ 2 इधर ले लिया हमने, इसमें हम डेल्टा एक्स को पुट करेंगे। देखो यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, k/2 इधर कर लेते हैं, और ब्रैकेट में हमको मिलेगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के आंसर में मिला हाफ के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, और इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब डेल्टा एक्स 5 सेंटीमीटर जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पहले फिर इधर लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इंटू 10⁻² मीटर्स। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 25 इंटू 10⁻⁻4। अब हमें यहाँ से आंसर मिलेगा, तो 25/2 हो जाता है 12.5। ओके, 12.5, और ये हो गया 100 तो 10/2 होता है, 2 - 4 -2 हो जाएगा, यानी कि 10⁻² जूल्स। ये हो गया हमारा आंसर, 12.5 इंटू 10⁻² जूल्स। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, 5th क्वेश्चन। A ball is released from the top of a tower. The ratio of work done by the force of gravity in the first, second and third second of the motion of the ball is which of these option? ओके भाई, तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ से टावर के टॉप से यहाँ से हम एक बॉल गिराते हैं, 1 सेकेंड के बाद वो यहाँ होगा, अगले 1 सेकेंड के बाद वो यहाँ होगा, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि एक्सेलेटेड मोशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, और उसके अगले 1 सेकेंड के बाद ये थोड़ा और ज़्यादा दूरी पे होगा। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ लिखते हैं ये टाइम t = 0 पे मोशन स्टार्ट होती है, तो 1 सेकेंड के बाद वो थोड़ा डिस्टेंस नीचे होगा, उसके अगले 1 सेकेंड के बाद वो थोड़ा सा और डिस्टेंस नीचे, लेकिन वो ज़्यादा डिस्टेंस होगा पिछले के मुकाबले, और उसके 1 सेकेंड के बाद वो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेकेंड है, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट सेकेंड, और उसके बाद 1 से 2 सेकेंड के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है सेकेंड सेकेंड, और 2 से 3 सेकेंड के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है थर्ड सेकेंड। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड हैं, फर्स्ट सेकेंड में छोटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, सेकेंड सेकेंड में थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा, और थर्ड सेकेंड में उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। ओके, ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है, काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम उसको पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स में, जिसे हम कहते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। सॉरी, स्पेलिंग ऐसा है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये लॉ ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम 0 इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप करते हैं, तो पहले सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और दूसरे में और तीसरे वो ऑड नंबर के रेशियो में होंगे, यानी कि अगर पहले सेकेंड में x डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो दूसरे में 3x, और तीसरे में 5x, और उसके बाद 7x, फिर 9x, फिर 11x, ऑड नंबर रेशियो। इस लॉ को कहते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो जो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड हैं वो ऑड नंबर रेशियो में होंगे, x:3x :5x। अच्छा, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब ये बॉल नीचे गिरते जा रहा है, एक यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इस बॉल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, ऑल द टाइम सेम रहेगा। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन इन द फर्स्ट सेकेंड, वर्क डन इन द सेकेंड सेकेंड, एंड वर्क डन इन द थर्ड सेकेंड। तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, F/s, सभी केसेस में F/s, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो पहले सेकेंड में जो फोर्स तो सभी टाइम mg ही है, ठीक है, mg सभी केस में mg लिख देते हैं, फोर्स mg है ऑल द टाइम, बिकॉज वैल्यू g कांस्टेंट रहता है हमेशा।
और डिस्प्लेसमेंट, पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट वो है x, दूसरे सेकंड में 3x और थर्ड सेकंड में 5x। तो अगर हम इसका रेशियो लें वर्क का, तो हम क्लियरली देख सकते हैं वर्क डन इन द फर्स्ट सेकंड इज टू वर्क डन इन द सेकंड सेकंड इज टू वर्क डन इन थर्ड सेकंड। अगर रेशियो लें इसको तो 1:3:5 आता है, 1:3:5। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।